नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। दिन भर की कुछ अहम और ख़ास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। जनवरी 2021 के किसी भी सप्ताह में भारत में शुरू हो सकता है टीकाकरण। 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीका हुआ तैयार। बड़ौदा में 13 साल के प्रेम बारोट ने बनाया ड्रोन। कोरोना मरीज तक दवाई समेत की सुविधाएं पहुंचाने में कारगर होगा ये ड्रोन। बड़ौदा जिला पंचायत सत्ताधीश सदस्यों का कार्यकाल हुआ खत्म। जिला विकास अधिकारी में हाथ में आई जिला पंचायत की बागडोर। विदाई समारोह में भाजपा सदस्य रहे नदारद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं 13 साल के एक छोटे बच्चे के हुनर के जरिए। 13 साल के प्रेम बारोट ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर पाए और कोरोना मरीजों तक दवाई समेत ज़रूरी सुविधाएं पहुंचा सके, ऐसे ड्रोन का आविष्कार किया है। बड़ौदा के 13 साल के प्रेम बारोट ने इस कोरोना समय को अवसर में तब्दील किया है। ये ड्रोन कोरोना मरीजों को दवाई समेत ज़रूरी चीज़ें चंद मिनटों में पहुंचा सकता है। प्रेम बारोट का ड्रोन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जिसमें कोरोना मरीज का लोकेशन डालना होता है और ड्रोन अपना रास्ता जीपीएस के माध्यम से खुद ब खुद ढूंढ लेता है। प्रेम बारोट ने इसे मेड ट्रांसपोर्टर नाम दिया है। एक पूरे रूट में ये ड्रोन टेक ऑफ और लैंडिंग अपनी तरह से प्रोग्रामिंग के जरिए ही करता है। प्रेम ने अब तक 35 जितने ड्रोन बनाए हैं। प्रेम बारोट ने ड्रोन बनाने की शुरुआत कक्षा 4 से ही कर दी थी। कोरोना मरीजों की मदद हेतु बनाया गया ये ड्रोन प्रेम ने 15 दिनों में तैयार किया है। અત્યાર સુધી મેં 35 ડ્રોન બનાવ્યા છે અને એમાંથી આ છે એક મેડ ટ્રાન્સપોર્ટર। પછી જે મેન ડ્રોન છે એનું નામ તમને આપી દઉં, FPV ડ્રોન, જે કેમેરા શૂટિંગ માટે હોય, જેનાથી વિડીયોગ્રાફી થાય। એ બહુ કોમ્પેક્ટ ડ્રોન આવે પણ એની સ્પીડ હોય 100 કિલોમીટર પર આવરની ઉપર। કોરોનાના પેશન્ટને એ રીતના હેલ્પ કરે કે જ્યારે પણ કોઈ બી ઇમરજન્સી હોય ત્યારે આપણે મોબાઈલથી એ કોરોના પેશન્ટનું લોકેશન લઈને તઈ એ વે પોઈન્ટ એટલે રૂટ બનાવીને ડ્રોનને આપણે અપલોડ કરી શકીએ છીએ ડ્રોનમાં, અને એ ડ્રોન એના આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી જાતે જ તૈયાર કોરોનાના પેશન્ટને મેડિસિન યા કોઈ બી ઇમરજન્સી વસ્તુ ટ્રાન્સપોર્ટ કરીને આવશે અને પછી ટેક ઓફ પોઝિશનથી પાછું લેન્ડ થઈ જશે। बड़ौदा जिला पंचायत के सत्ताधीश सदस्यों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। अब जिला विकास अधिकारी के हाथों में जिला पंचायत की बागडोर आ गई है। आज सभी सदस्यों का सम्मान और विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें भाजपा के सदस्यों की गैर मौजूदगी से कांग्रेस और भाजपा के बीच की अनबन सामने आई है। आज बड़ौदा जिला पंचायत के सत्ताधीश सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ। 2015 से 2020 के दौरान जिला पंचायत में विभिन्न कामों समेत विकास हेतु सभी सदस्यों ने साथ में मिलकर कार्य किया था। बड़ौदा जिला पंचायत में 8 कस्बों के संचालन की जिम्मेदारी रहती है, तब 36 सभ्य जिला पंचायत के कामों का संचालन करते हैं। आज सभी सदस्यों का सम्मान और विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा के सदस्यों की गैर मौजूदगी से कहीं न कहीं सदस्यों के बीच की अनबन सामने आई है। आज से जिला विकास अधिकारी किरण झवेरी के हाथों में जिला पंचायत की बागडोर आई है। जब तक स्थानिक स्वराज के चुनाव संपन्न नहीं होंगे, तब तक जिला विकास अधिकारी के पास सत्ता का पदभार रहेगा। जिला पंचायत में 2015 થી 2020 दरमियान
દરેક સભ્યો વચ્ચે આપ જોશો તો મતભેદ હોઈ શકે પણ મનભેદ ન હોઈ શકે. એટલે આજે છેલ્લો દિવસ છે. એટલે વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના કુલ 36 સભ્યો છે. એ 36 સભ્યો એક સ્ટેજ પર આવે, તમામની ફોટોગ્રાફી થાય અને એ યાદો જે છે એ આજીવન રહે એ માટે વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના તમામ સભ્યોને મેં આમંત્રણ પોતે આપેલું. દરેકને મેં ફોન કરેલો, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીને પણ ફોન કરેલો અને તમામ કર્મચારીગણ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહે, દરેક શાખાના શાખાધિકારીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત રહે એ માટે અમે એક આયોજન કરેલો. અને સંજોગોવશાત ભાજપના સભ્યો અમારી વચ્ચે આવી શક્યા નથી, એ અમને દુઃખ છે. પણ અમે એવું વિચારેલું કે ભાઈ હંમેશા સભ્યો વચ્ચે મતભેદ હોય પણ મનભેદ ન હોવો જોઈએ. અને વડોદરા જિલ્લા પંચાયત દ્વારા આખા 8 તાલુકામાં સર્વાંગી વિકાસ થયો છે અને ભવિષ્યમાં પણ અમે સર્વાંગી વિકાસ કરીશું એવી અમે હૈયાધારણ આપીએ છીએ. અને વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના અત્યાર સુધી 5 વર્ષ દરમિયાન મારા પિતાશ્રીને, મને, તમામ સભ્યોએ, જિલ્લાના તમામ આગેવાનોએ, મારા મતદાર ભાઈઓએ, પ્રેસ મીડિયાના ભાઈઓએ ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો છે. એ ક્યારે પણ ભૂલી શકાય તેમ નથી. વડોદરા જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 36 સભ્યો છે અને હાલની સ્થિતિમાં જાહેરનામા મુજબ 34 સીટો થઈ છે. અને એ 34 સીટો દરમિયાન કેટલીક સીટો બદલાયેલી છે, કેટલીક રિઝર્વ થયેલી છે અને જે પક્ષ નક્કી કરશે એ પક્ષના નીતિ નિયમ મુજબ દરેકને ટિકિટ આપવામાં આવશે. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट और रिसर्च में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है. साथ ही में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावशीलता और साथ ही में प्रतिरक्षात्मकता को लेकर भारत सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी. दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है. जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए. इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है. और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक जनवरी 2021 के किसी भी सप्ताह में भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है और भारत के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगने की भी शुरुआत की जा सकती है. जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए. जनवरी 2021 के किसी भी सप्ताह में जब कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक करीबन 30 करोड़ नागरिकों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके उस तरह की योजना बनाई जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी सबसे पहले हैं जो सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं. उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा, जिसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं उनका टीकाकरण होगा और बाद में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा, जिसके बाद 50 साल से नीचे के नागरिक जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है उनको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी. भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहां सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहां प्रायोरिटाइज किया गया है. और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है. और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे
पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं, और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की, किडनी की, या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया। बड़ौदा शहर की जानी मानी हस्तियों में शुमार सुरेश भाई पटेल का कल देर रात निधन हो गया है। वे 79 साल के थे। स्वर्गस्थ सुरेश भाई पटेल गुजरात हाउसिंग बोर्ड समेत बड़ौदा शहर की कई कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। साथ ही में बड़ौदा के इस्कॉन मंदिर में भी वो ट्रस्टी रह चुके हैं। बीआरजी ग्रुप के साथ भी स्वर्गस्थ सुरेश भाई पटेल का पुराना नाता रहा है। तब बीआरजी ग्रुप के फाउंडर, चेयरमैन समेत चेयरपर्सन और बीआरजी ग्रुप के सीएमडी ने स्वर्गस्थ सुरेश भाई पटेल के निधन पर अश्रुभीनी श्रद्धांजलि दी है। बड़ौदा शहर की जानी मानी हस्तियों में शुमार सुरेश भाई पटेल का आज निधन हुआ है। वो 79 साल के थे। स्वर्गस्थ सुरेश भाई पटेल ने अपने जीवन काल में कई अहम ओहदों को संभाला था, जिसमें गुजरात हाउसिंग बोर्ड के सदस्य समेत बड़ौदा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के प्रमुख वो रह चुके थे। बड़ौदा के इस्कॉन मंदिर के वो ट्रस्टी थे। गुजरात हाउसिंग फाइनेंस के डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। गुजरात राज्य सहकार संघ के डायरेक्टर समेत बड़ौदा खरीद वेचाण संघ के वो डायरेक्टर रह चुके थे। बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। अपने पूरे जीवन काल में सुरेश भाई पटेल ने बड़ौदा शहर के विकास समेत सामाजिक क्षेत्रों में भी कई काम किए थे। स्वर्गस्थ सुरेश भाई पटेल का बीआरजी ग्रुप के साथ भी बड़ा पुराना नाता रहा है। बीआरजी ग्रुप के कई सकारात्मक पहल में स्वर्गस्थ सुरेश भाई पटेल सदैव साथ में रहे थे। तब आज उनके निधन पर बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता, चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और बीआरजी ग्रुप के सीएमडी सरगम गुप्ता की ओर से उन्हें और उनके कार्य को याद करते हुए अश्रुपूरी श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ौदा में कला और संगीत क्षेत्र से जुड़ी सरगम एकेडमी की ओर से कोरोना काल में शास्त्रीय संगीत के विकास से जुड़ा एक कार्य किया गया है, जिसमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लेने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बड़ौदा में कला क्षेत्र में बच्चों और युवाओं को तैयार करती सरगम एकेडमी की ओर से कोरोना काल में वर्चुअल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत के प्राचीन शास्त्रीय संगीत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लगातार दिया जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित हुई थी, जिसमें सफल रहे बच्चों को सर्टिफिकेट के जरिए नवाजा गया था। इस कोरोना काल में सरगम एकेडमी की ओर से ऑनलाइन कला और संगीत के ज्ञान के साथ 50 से ज़्यादा बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की थी। वार्ड नंबर 8 विस्तार में आते करीबन 10 जितने अतिक्रमणों को आज तोड़ा गया। बड़ौदा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने वार्ड नंबर 8 विस्तार में अवैध अतिक्रमण हटाए थे। टीपी 7 में आने वाले 10 जितने अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था, जिसमें गेट, फेंसिंग समेत कच्चे पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। इस कार्यवाही में वार्ड समेत जीईबी की टीम भी मौजूद रही थी। આજ રોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા ઉત્તર ઝોનમાં સમાવિષ્ટ વહીવટી વોર્ડ નંબર 8ના વિસ્તારમાં આવેલ હરણી નાગેશ્વર મંદિરની પાસે રામેશ્વર સોસાયટીની બાજુમાં શ્રીજી એપાર્ટમેન્ટની નજીક નાળિયા રસ્તામાં ટીપી 7માં કરવામાં આવેલા દબાણોનો પ્રોગ્રામ જમીન મિલકત ટીપી દ્વારા બનાવવામાં આવેલો અને 10 જેટલા દબાણકર્તાઓ કમ્પાઉન્ડ વોલ, ઓરડીઓ, પતરાના છતવાળી ઓરડીઓ અને ગેટ વગેરેના દબાણો દૂર કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ બનાવેલો. આજ રોજ જમીન મિલકત ટીપીનો સ્ટાફ, દબાણ શાખાનો સ્ટાફ, જીબી અને ફાયર બ્રિગેડને સાથે રાખીને કામગીરી ચાલુ કરેલ છે. અહીંયા કોર્ટનો ઓર્ડર જે તે વખતે કોર્ટ કેસ ચાલતો હતો, પણ કોઈ મનાઈ હુકમ ન હોય, લીગલના અભિપ્રાય સાથે આજ રોજ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. 10 યુનિટ છે. हमने कल ही आपको ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोमाइकोसिस बीमारी के बारे में बताया था। तब आज ही बड़ौदा से एक बुरी खबर आई, जिसमें 70 वर्षीय वृद्धा ने म्यूकोमाइकोसिस बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। बड़ौदा में म्यूकोमाइकोसिस ने अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज करवाई है। बड़ौदा में एक निजी अस्पताल में 70 साल की वृद्ध महिला की म्यूकोमाइकोसिस बीमारी से मौत हो गई है। महिला का कोरोना इलाज पूरा होने के बाद वो म्यूकोमाइकोसिस की शिकार हुई थी। महिला को डायबिटीज़ और किडनी से जुड़ी बीमारियां थी। म्यूकोमाइकोसिस के इलाज के दौरान 70 वर्षीय महिला के नाक में से लगातार खून बहना शुरू हो गया था। साथ ही में उसका मुंह का अंदर का हिस्सा काला हो गया था। અત્યારે મારે ત્યાં આગળ એક 70 વર્ષના વૃદ્ધા દાખલ થયા હતા, જેમને ડાયાબિટીસ અને કિડનીની જૂની બીમારી હતી, ક્રોનિક રિનલ ફેલિયર હતું. એમનો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ હતો. 8 દિવસની સારવાર બાદ અચાનક એમને નાકમાંથી લોહી નીકળવાનું ચાલુ થયું. એમનું તાળું કાળું પડી ગયું, ગાલ પરના સંવેદનો ઓછા થઈ ગયા, એમને માથું દુખાવું તેમજ મોઢાનો સોજો વધી ગયો હતો. અમે એમનું સ્ક્રેપિંગ અને બાયોપ્સી લેતા અમને જાણવા મળ્યું કે એમને મ્યુકોમાઇકોસિસનો રોગ થયો છે અને આ દરમિયાન એમની શ્વાસની તકલીફ વધી ગઈ અને સારવાર દરમિયાન પછી એમનું મૃત્યુ થયું. वहीं आज सुबह तड़के 70 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, बड़ौदा में अब तक 8 से ज़्यादा म्यूकोमाइकोसिस के मरीज सामने आ चुके हैं। इस बीमारी से बचने अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें और मास्क ज़रूर पहनें। સૌથી પહેલાં તો મ્યુકોમાઇકોસિસ એ કોઈ નવો રોગ નથી, રોગ તો જૂનો જ છે, પરંતુ કોવિડના દર્દીઓ જેની ઇમ્યુનિટી ઓછી થઈ જાય છે તેના કારણે એમને આ રોગની અત્યારે પ્રમાણ વધ્યું છે મ્યુકોમાઇકોસિસનું. અને કોવિડની ટ્રીટમેન્ટ લીધા બાદ જ્યારે પેશન્ટની ઇમ્યુનિટી ઓછી થાય છે તેવા દર્દીઓની અંદર અત્યારે તેનું પ્રમાણ વધતા આ રીતનો રોગ ફરી આવ્યો છે એવું કહેવામાં આવે છે. એની સાવચેતીના પગલાં રૂપે સૌથી પહેલાં તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ઇમ્યુનિટી. પેશન્ટની ઇમ્યુનિટી એ મેન્ટેન થવી ઘણી જરૂરી છે. સાથે સાથે કોઈપણ જાતના બહાર આપણે પાંદડા છે કે એ રીતનું કોઈપણ વસ્તુના સંપર્કમાં ના આવે, માટી છે, ધૂળ છે, આ દરેક વસ્તુ કોઈપણ જાતની સંપર્કમાં ના આવે એનું ધ્યાન રાખવું અને સાથે સાથે માસ્ક પહેરવું અને ઇમ્યુનિટી માટે યોગ્ય સાવચેતી રૂપે પગલાં લેવા એ જ આનું. बड़ौदा स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें मास्क नहीं पहनने पर जो जुर्माना वसूला जा रहा है उसे कम करने की अपील की गई। आज बड़ौदा स्ट्रीट वेंडर ग्रुप की ओर से जिला कलेक्टर को मास्क न पहनने वाले जुर्माने को लेकर आवेदन पत्र दिया गया। उन लोगों का कहना है कि जो गुजरात राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना रखा है, वह मध्यम वर्गीय लोग व लारी गल्ले वाले लोगों की कमाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है।
ऐसे में जुर्माना देने पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के चलते आज उन लोगों की मांग है कि जैसे दूसरे राज्यों में भी मास्क न पहनने वाला जुर्माना कम है, वैसे ही यहाँ भी जुर्माना कम किया जाए। ऐसी मांग को लेकर आवेदन पत्र आज जिला कलेक्टर को दिया गया। આ માસ્કના જે 1000 રૂપિયાનો દંડ છે માસ્ક ન પહેરવા માટેનો, તો એનું જાહેરનામું 13/8ના રોજ હાઈકોર્ટની મૌખિક સૂચના મુજબ 1000 રૂપિયાનો દંડ લેવો એવું પોલીસ તંત્ર અને વહીવટી તંત્રને આદેશ કરેલો આરોગ્ય ખાતા તરફથી. એટલે નાયબ મુખ્યમંત્રી જે આરોગ્ય મંત્રી છે નીતિનભાઈ, એમને કલેક્ટર દ્વારા એક આવેદન પાઠવવામાં આવે છે કે જે 1000 રૂપિયાનો દંડ છે એ મોટી BMW કારવાળા પણ 1000 આપે અને અમારો જે લારી ગલ્લા ધારક છે આજે જે સાંઠ પડે 500 રૂપિયા પણ નથી કમાતો, તો એને પણ 1000 ભરવાના. એટલે એક સરખો દંડ ન હોવો જોઈએ. કારણ કે મોટર વ્હીકલ એક્ટમાં પણ જો તમે કારને એનો 1000 રૂપિયા દંડ છે અને ટુ વ્હીલરનો 300 છે, તો એ રીતના દંડ રાખવો જોઈએ. તમામને 1 લાખડીએ ના હાંકવા જોઈએ. જેથી કરીને આજે એક આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે જો કર્ણાટકમાં 100 રૂપિયા, પછી કેરાલામાં 100 રૂપિયા, છત્તીસગઢમાં 100 રૂપિયા, તો અહીંની પ્રજાને આટલો શા માટે દંડ કરવામાં આવે છે? તેથી એક એના ભાગરૂપે કે ભાઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક આ આવેદનપત્ર દ્વારા એક મનાઈ હુકમ મેળવીને 100 રૂપિયાનો દંડ કરવો છે. कामदारों के उत्पीड़न के मामले में संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से आज श्रम अधिकारी को आवेदन दिया गया। नर्मदा भवन पर ट्रेड यूनियन के सदस्यों की ओर से आवेदन देकर मांग की गई कि कामदारों के हित के अंदर निर्णय लिए जाएं। बड़ौदा शहर जिले में उद्योगों में काम करते कर्मचारियों को अधिकारियों की ओर से परेशान किया जाता है। इसके खिलाफ आज संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से उप श्रमयुक्त के अधिकारियों को आवेदन पत्र दिया गया। उन लोगों का कहना है कि कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं और अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, अथवा अधिकारियों से आवेदन है कि कर्मचारियों को परेशान करना बंद किया जाए। ऐसी मांग को लेकर नर्मदा भवन में श्रम अधिकारी को राजवत भी किया गया और इस मुद्दे को लेकर सूत्रचार भी किए गए। આજરોજ અમે વડોદરા શહેરના તમામ ટ્રેડ યુનિયનો, સ્થાનિક ટ્રેડ યુનિયન અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ટ્રેડ યુનિયનો આજે નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રીને એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ છે. જેમાં આવેદનપત્ર આપવાનું કારણ એ છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી લેબર ડિપાર્ટમેન્ટ કામદારો અને યુનિયનને ખોટી રીતે કાયદાની ઉપરવટ જઈને જે કાયદો લાગુ પડતા ના હોવા છતાંય તેવા કાયદાઓ આગળ ધરીને ફક્ત મેનેજમેન્ટ, માલિકો અને કંપનીના કહેવાથી હેરાન કરી રહેલ છે. તેનો અમે સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ અને લેબર ડિપાર્ટમેન્ટ અમે એવું આહવાન કરવા આવેલ છે કે આપનું ડિપાર્ટમેન્ટ ફક્ત કામદારો માટે છે, યુનિયન માટે છે. એટલે તમે કામદાર અને યુનિયનની ખુલ્લી ફેવર તો ના કરો, પણ એમની સાથે અન્યાય પણ ના કરો. અને તમે જે માલિકોના પક્ષે બેસીને જે હાલમાં કામદાર વિરોધી કૃત્ય કરી રહ્યો છે તે બંધ કરો. જો તમે બંધ નહીં કરો, ખોટી રીતે હેરાનગતિ કરશો અને કામદાર અને યુનિયનોને હેરાન કરશો, ફરિયાદનું નિરાકરણ નહીં લાવો અને કામદારો અને યુનિયનને ખોટી રીતે ધક્કા ખવડાવશો અને ન્યાયથી વંચિત રાખશો, તો ચોક્કસપણે અમે તમામ ટ્રેડ યુનિયનો કામદારોને સાથે લઈને ઉગ્ર સ્તરે, ઉચ્ચ સ્તરે રજૂઆત કરીશું. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રીટ કરીશું અને તમારી સામે આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ આપીશું. એટલે આજે અમે ફક્ત ચીમકી આપી રહેલ છે, તમે સમજી જાઓ, કામદાર અને ટ્રેડ યુનિયનને હેરાનગતિ કરવાનું બંધ કરો અને ફક્ત તમે જેના માટે બેઠા છો એ કામ કરો અને ન્યાય અપાવો. हाल के दिनों में आकाश में कुछ खगोलीय घटना देखने को मिल रही है। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 397 साल के बाद ये दोनों ग्रह एक दूसरे को आसमान में छूते हुए दिखाई देंगे। यह संयोग वर्ष 2020 के सबसे छोटे दिन यानी कि आज 21 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इस दुर्लभ खगोलीय घटना में दोनों ग्रहों के बीच की आभासी दूरी मात्र 0.06 डिग्री रह जाएगी। साथ ही इन दोनों के चंद्रमाओं को भी 1 डिग्री के अंतराल में देखने का अवसर होगा। इसके बाद ये घटना को स्पष्ट तौर पर आकाश में 376 साल के बाद देखा जा सकेगा। अंतरिक्ष में घटने वाली यह खगोलीय घटना ग्रेट कंजक्शन कहलाती है।
ये घटना साल के सबसे छोटे दिन यानी 21 दिसंबर को घटने जा रही है। गुरु और शनि ग्रह हर 20 साल में एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन 397 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ 0.06 डिग्री रह जाएगी। इसके पहले सन 1623 में ये दोनों ग्रह इतने करीब आए थे। इस साल 21 दिसंबर के बाद ये दोनों ग्रह 15 मार्च सन 2080 को इतने पास दिखाई देंगे। અમુક વખતે અમુક વર્ષે અથવા આપણી જિંદગીના સમયગાળામાં એક કે બે વખત કુદરત અદ્ભુત કરામત બતાવતી હોય છે। આજે એવો આકાશી ચમત્કાર, આકાશી દિવ્ય નૃત્ય, આકાશી મીટિંગ થવા જઈ રહી છે। સૂર્યાસ્ત પછી દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાની તરફ તમે જોશો તો શનિ મહારાજ જે આપણાથી 110 કરોડ કિલોમીટર દૂર છે અને ગુરુ ગ્રહ આપણાથી 85 કરોડ કિલોમીટર દૂર છે, એ ખૂબ નજીક આવી ગયા છે। એટલે અંગૂઠો લાંબો કરીને એની અંદર બંને સમય જાય એટલા નજીક આવી ગયા છે અને એક જ ટેલિસ્કોપથી આપણે જોઈશું તો એક ટેલિસ્કોપના ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂમાં બંને દેખાશે। આવી ઘટના 20 વર્ષ પહેલાં 2000માં સર્જાઈ હતી, હવે આજે સર્જાઈ રહી છે અને આવી ઘટના જોવા માટે હવે પાછું 2040 સુધી આપણે રાહ જોવી પડશે। પરંતુ આટલા બધા નજીક તો છેક 1603માં આવ્યા હતા, એટલે કે 400 વર્ષ પહેલાંના નજીક આવ્યા હતા અને આટલા આનાથી બી વધારે નજીક જોવા હોય તો આપણે 2080ની રાહ જોવી પડે। પણ આ બધું ભૂલી જઈએ, પણ એટલું યાદ રાખીએ કે આજે જે અદ્ભુત યુતિ થવા જઈ રહી છે આપણા જીવનકાળમાં કોઈએ જોઈ નથી। ગુરુ અને શનિ એકદમ નજીક આવી જશે। પૃથ્વીથી દૂર હોવા છતાં તે પૃથ્વીની આસપાસ જે પરિભ્રમણ કરે છે ત્યારે 20 વર્ષે બંને ખૂબ નજીક આવી જાય છે। તો આવી અદ્ભુત યુતિ જોવાની તક ચૂકતા નહીં અને નેચરને થેન્ક્સ કહેવાની તક ચૂકતા નહીં ને। તમે બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા યુતિની અને પેન્ડેમિક જલ્દીથી સમાપ્ત થવી। સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, એવરીવન બી હેપી, એવરીવન બી હેલ્ધીની શુभकामनाएं। कारेलीबाग विस्तार की एक गद्दे की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। मशीनरी में तकनीकी गड़बड़ी के चलते आग लगी होने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। दमकल विभाग की ओर से आग पे काबू पाया गया है। गनीमत की बात ये रही है कि इस आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ौदा शहर में करेली बाग विस्तार में आई हुई न्यू एरा स्कूल के सामने गद्दे की दुकान में आज आग लगने की घटना सामने आई है। उस दुकान में रुई की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आग भी ज़्यादा फैल गई थी। उस दुकान की मशीन में तकनीकी खामी की वजह से आग की घटना सामने आई थी। उसके चलते दमकल विभाग की टीम को जैसे ही जानकारी मिली वह तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना के चलते दमकल विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि इस घटना की वजह से कोई भी जान हानि नहीं हुई थी और इस घटना की वजह से दुकानदार को 2 लाख का नुकसान भी हुआ है। કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશનની સામે આનંદ પ્લાઝામાં મેરી ગાદલા કરીને દુકાન છે બેઝમેન્ટમાં, એમાં શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગવાથી રૂ પીંજવાના મશીનમાં આગ લાગવાથી અમે આવીને આગ કંટ્રોલમાં કરી લીધી છે। અંદાજે દુકાનના માલિકને પૂછવાથી 1.5-2 લાખનો નુકસાન છે અને કોઈ જાનહાનિ નથી, બધા સલામત છે। આપણે ફાયર હતી, રૂના મશીનમાંથી લાગીને અંદર ગાદલા જે પડેલા નવીન બનાવવાવાળા એમાં રૂમમાં આગ હતી, એનાથી સ્મોક વધારે હતો એટલે વેન્ટિલેટર લગાવીને અમે વેન્ટિલેટર ફેન લગાવીને ધુમાડો કાઢીને આગ કંટ્રોલમાં કરી લીધી છે। અમે આગળ જ કામ જ કરતા હતા અને પાછળથી કારીગરે બૂમ પાડી કે આગ લાગી। હવે મશીનની અંદર ખીલ્લી આવી ગઈ કે શોર્ટ સર્કિટ, એ તો કારીગર જ જાણે। આપણે ફાયર સેફ્ટીનો બોટલ હતો એ યુઝ કર્યો પણ આગ કાબૂમાં રહી નહીં। 2 થી 2.5 લાખનું નુકસાન થયું છે। કાપડ બી બળી ગયું છે, રૂ પણ અડગી ગયું છે, મશીન બી પૂરું ફેલ થઈ ગયું છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। जनवरी 2021 के किसी भी सप्ताह में भारत में शुरू हो सकता है टीकाकरण। 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीका हुआ तैयार। बड़ौदा में 13 साल के प्रेम बारोट ने बनाया ड्रोन। कोरोना मरीज तक दवाई समेत की सुविधाएं पहुंचाने में कारगर होगा ये ड्रोन। बड़ौदा जिला पंचायत सत्ताधीश सदस्यों का कार्यकाल हुआ खत्म। जिला विकास अधिकारी में हाथ में आई जिला पंचायत की बागडोर। विदाई समारोह में भाजपा सदस्य रहे नदारद। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।